भारत एक लोकतांत्रिक देश जहां जनता की आवाज़ सर्वोपरि मानी जाती है। लेकिन 1975 में एक ऐसा दौर आया जब यही आवाज़ थम सी गई। यह था भारत का आपातकाल, देश के लोकतंत्र का सबसे विवादित और चर्चित दौर। 25 जून 1975 की रात भारत में लोकतंत्र के इतिहास का सबसे भयावह और नाटकीय पल आया, जब पूरे देश में आपातकाल की घोषणा कर दी गई। नागरिक अधिकार छीन लिए गए, प्रेस की आज़ादी छीन ली गई, विपक्ष की आवाज़ को पूरी तरह दबा दिया गया। आने वाले 21 महीनों में भारत का चेहरा पूरी तरह बदल गया। यह कहानी है भारत में लगे आपातकाल की। नमस्कार, मैं हूं श्याम सुंदर और आप देख रहे हैं द देसी डायलॉग शो। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। 25 जून 1975 की रात लगा आपातकाल कोई एक दिन की घटना नहीं थी, बल्कि पूर्व में घटी कई घटनाओं का परिणाम था, जिसकी शुरुआत होती है 1969 में। कांग्रेस के सत्ता में आने के साथ ही सरकार ने 14 प्राइवेट बैंकों के राष्ट्रीयकरण का निर्णय लिया, जिसका जे.आर.डी. टाटा सहित कई बड़े उद्योगपतियों ने पुरजोर विरोध किया। लेकिन कांग्रेस ने इसे देशहित में बताकर लागू कर दिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एक शेयर होल्डर आर.सी. कूपर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वो इस केस को जीत लेते हैं। इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाते हुए इस पर कानून बना देती हैं और यहीं से शुरू होता है इंदिरा गांधी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट का बैटल। इसके कुछ ही सालों बाद फिर से इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट का सामना करना पड़ा और इस बार मुद्दा था प्रिवी पर्स। दरअसल आज़ादी के दौरान जब छोटे छोटे राज्यों को मिलाया जा रहा था, उस समय ये निर्णय लिया गया था कि इन राज्यों के राजघरानों को प्रिवी पर्स के रूप में कुछ पैसे दिए जाएंगे। लेकिन इंदिरा गांधी को यह मंजूर नहीं था। इंदिरा गांधी प्रिवी पर्स को ख़त्म करने के लिए एक बिल पास करती हैं और ये मामला फिर से कोर्ट में जाता है। कोर्ट अपना फैसला सुनाते हुए इस बिल को रद्द कर देता है, लेकिन बात फिर से यहीं ख़त्म नहीं होती। इंदिरा गांधी फिर से सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाकर इस पर कानून बनाकर प्रिवी पर्स को ख़त्म कर देती हैं। किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर प्रधानमंत्री मजबूत हो तो सुप्रीम कोर्ट को कमज़ोर होना पड़ता है, और अगर प्रधानमंत्री कमज़ोर हो तो सुप्रीम कोर्ट खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। भारत के लोकतंत्र के इतिहास में कई बार सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री का टकराव देखने को मिला है। 1971 में आम चुनाव होते हैं, कांग्रेस सत्ता में आती है और इंदिरा गांधी एक बार फिर से डोमिनेंट प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता संभालती हैं। पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग करने के बाद वो और ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं। इसी बीच भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण भारत एक बड़े इकोनॉमी क्राइसिस से गुजरता है। महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सरकार में बैठे लोग घोटालों और करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं। 1973 में एक और बड़ी घटना घटती है ऑयल क्राइसिस के रूप में। पूरी दुनिया में तेलों की कीमत लगभग 300% तक बढ़ जाती है, जिसका असर भारत में भी महंगाई के रूप में पड़ता है। इस बड़ी महंगाई और करप्शन के खिलाफ बिहार में स्टूडेंट द्वारा 1974 में एक आंदोलन शुरू होता है, जिसे जेपी मूवमेंट नाम दिया जाता है, क्योंकि इसकी अगुवाई जयप्रकाश नारायण जी कर रहे थे। इसी बीच रेलवे कर्मचारियों द्वारा भी जॉर्ज फर्नांडिस की अगुवाई में अच्छे वर्किंग कंडीशन और सैलरी के लिए 3 दिन की स्ट्राइक की जाती है। साल 1975 वो दौर था जब देश इकोनॉमी क्राइसिस, बढ़ती महंगाई, करप्शन और देश भर में आंदोलनों का सामना कर रहा था। इसी बीच मार्च 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा इंदिरा गांधी को एक और बड़ा झटका लगता है। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिछले 2 सालों से एक केस चल रहा था, जिसे फाइल किया था राज नारायण ने, जिन्होंने इंदिरा गांधी के खिलाफ रायबरेली सीट से चुनाव लड़ा था। उन्होंने इंदिरा गांधी के ऊपर यह आरोप लगाया था कि इंदिरा गांधी ने चुनाव में धांधली की है, और कोर्ट उन्हें दोषी करार देते हुए उनके सांसद पद को रद्द कर देता है। 12 जून 1975 को इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट आता है और पूरे देश में उथल पुथल मच जाती है। कुछ लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ तो कुछ लोग इंदिरा गांधी के सपोर्ट में सड़कों पर उतर आते हैं। जयप्रकाश नारायण इस दौरान लोगों से अपील करते हैं कि वो सड़कों पर उतरें और सत्ता का विरोध करें, इस बात का विरोध करें। उन्होंने पुलिस व आर्मी से भी अपील की कि वो सरकार का कहना ना माने। जितना हुक्म होता है तुमको उतना करो, लेकिन जो हुक्म ऐसा हो
जो तुम्हारी आत्मा के खिलाफ हो, तुम्हारी ज़मीर के खिलाफ हो, अनैतिक हो, उस हुक्म को हरगिज़ मत मानो। ये तो महात्मा गांधी। और फिर आती है 25 जून 1975 की रात। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर के साथ देश में आपातकाल की घोषणा होती है। देखते ही देखते दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और कई सारे बड़े शहरों में पुलिस की चौकसी बढ़ा दी जाती है। विपक्षी नेताओं को बिना वारंट जेलों में ठूस दिया जाता है। जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, मोरारजी देसाई सहित कई प्रमुख नेताओं को बंदी बना लिया जाता है। सरकार 39वें और 42वें संविधान संशोधन से केंद्र की शक्ति को बढ़ा देती है। अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार भी सस्पेंड कर दिया जाता है। नागरिकों की अभिव्यक्ति और विरोध पर पूरी तरीके से रोक लगा दी जाती है। संसद और विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। देश को अनुशासित दिखाने की कवायद में नागरिक स्वतंत्रता छीन ली गई। 26 जून 1975 से अखबारों पर पूर्व सेंसरशिप लागू की गई। संपादकों को अपनी खबरें सरकारी सेंसर से पास करानी होती थी। रिपोर्टिंग पर कड़ी रोक थी। विरोधी विचार छुपा दिए गए। पत्रकारों को धमकाया गया। कई अखबार बंद कर दिए गए। लोकतंत्र की आत्मा स्वतंत्र मीडिया खामोश हो गया। प्रेस और नेताओं की आवाज़ बंद थी, लेकिन जनता डरती नहीं थी। भूमिगत आंदोलन चला, गुप्त पत्रक फैले, विरोध की लहर तेज हुई और जनता ने 1977 में सरकार की तानाशाही को उखाड़ फेंका सत्ता से। आपातकाल का इतिहास हमें यही सिखाता है कि लोकतंत्र सिर्फ सरकार के हाथ में नहीं है, बल्कि हर नागरिक के सजग रहते हैं। रायबरेली से शुरू हुआ एक चुनावी विवाद देश को आपातकाल तक ले गया। आज भी यह दौर हमें सचेत करता है कि अधिकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए हमेशा जागरूक रहना होगा।